हेलो। चलिए बच्चा, अब हम लोगों को देखना क्या है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। बोले सर मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप का होता क्या है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आपने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे रखा, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको क्लियरली देखना है तो इसको मिनिमम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आइज से रखना पड़ेगा। तो ये कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। और यदि बच्चा लोग आप मान लो कि आपकी ये नेकेड आइज है और नेकेड आइज के सामने आपने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया। बोले कितना दूरी पे रखा सर? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे। तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा आपके आंखों पे बना हुआ जो एंगल होता है ये कहलाता है बच्चा अल्फा। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन मतलब जब ये डी डिस्टेंस पे रखा होगा, हाइट कितना है ऑब्जेक्ट का h, तो उस समय पे जब एक ऑब्जेक्ट ने आपकी आंखों पे जो एंगल बनाया, इस एंगल का नाम रखा जाता विजुअल एंगल। तो तब का विजुअल एंगल जब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आप देख रहे हो, फिर इसी ऑब्जेक्ट का आपने एक इमेज बनाया, पीछे आपने देखा था। मतलब आप क्या कर रहे हो, इसी ऑब्जेक्ट को इंस्ट्रूमेंट के साथ देखते हो। तो बोले सर यहां पे एक इमेज बनता था ए डैश बी डैश। अब इस ए डैश बी डैश इमेज के द्वारा आपकी आंखों पे देखोगे तो इस बार ये एंगल बन रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल है बीटा। तो आप क्या करो, जब आप इंस्ट्रूमेंट के साथ देख रहे हो तब का विजुअल एंगल, और जब आप इमेज बिना इंस्ट्रूमेंट का देख रहे हो तब का विजुअल एंगल का रेशियो निकालो, और यही कहलाता है मैग्नीफाइंग पावर। क्या कहलाता है बच्चा? मैग्नीफाइंग पावर। तो बोले सर मैग्नीफाइंग पावर है क्या? मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आईज with instrument when it is at least distance of vision to the angle subtended by eyes without instrument when it is at least distance of clear vision। आई बात समझ में? मतलब सीधे सीधे हम लोग बात करें तो पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को लिखते हैं, फिर हम लोग इस पे आते ठीक से थोड़ा सा बात करेंगे। अभी कैलकुलेशन बाकी है बच्चा, तो चलो आज हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर को थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी में। देखिए द मैग्नीफाइंग पावर of simple microscope is defined as the ratio of angle subtended by object to angle subtended by image angle subtended by object to angle subtended by image at eye when it is at least distance of clear vision। है नहीं बच्चा? ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही आपका लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे होना चाहिए। दोनों के द्वारा आंख पे ही इमेज बनेगा।
ये भी बात सही है। एक विद इंस्ट्रूमेंट बनेगा और दूसरा विदाउट इंस्ट्रूमेंट बनेगा। जो विद इंस्ट्रूमेंट होगा उसका बीटा नाम दिया जाएगा और जो विदाउट इंस्ट्रूमेंट होगा उसका नाम रहेगा अल्फा। तो सीधे सीधे हम लोग बात करें तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है? तो मैग्नीफाइंग पावर होता है बच्चा एंगल subtended by object at I or angle subtended by image at I, और दोनों ही कहां पे होना चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, दोनों ही डी पे होना चाहिए। चाहो तो आप लिख सकते हो व्हेन इट इज एट डी, लिख ही दो व्हेन इट इज एट कैपिटल डी। इससे ज्यादा हो गया ये तो कोई बात नहीं, व्हेन इट इज एट कैपिटल डी। इसको आपने ऊपर में भी लिख देना है और नीचे में भी लिख देना है, ठीक है बच्चा, दोनों केस में। बोले सर ये बात तो हम लोगों को समझ में आ चुका है, इसको हटा ही लो। ये बात तो हम लोगों को समझ में आ ही चुका है, नहीं बच्चा? इस बोर्ड का एक अलग ही फायदा है नहीं बच्चा? देखो तो सर ठीक है, ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गया। सिंपल सा बात करें तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चा लोग? हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मैग्नीफाइंग पावर को बीटा बाई अल्फा। अब आप बोलोगे कि सर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है ये, अलग अलग चीजें। बच्चा देखो ये जो आप समझ रहे हो ना, इसको समझना एक अच्छी बात है, क्योंकि आप ज्यादातर बच्चे को देखोगे ये रट्टा मारता है इन सब चीजों को। आप समझ रहे हो ये बड़ी बात। भाई सर इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? मान लो मैग्नीफाइंग पावर हम लोगों को निकालना है तो कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? मैं अभी आपको कैलकुलेशन करवा के दिखा, तो हालांकि डायग्राम तो हमने बनाया है लेकिन वो पीछे चला गया, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं एक छोटा सा डायग्राम फिर से बना लेते हैं। आप मत बनाना, आप एक ही बार रहने देना, ठीक है बच्चा लोग? ऐसे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास वही वाला ज्योमेट्री है कि भाई साहब अपने पास एक कन्वेक्स लेंस है जो कि शॉर्ट फोकल लेंथ का है। ठीक है सर, बात समझ में आई। अब इस शॉर्ट फोकल लेंथ वाले कन्वेक्स लेंस को हमने क्या क्या मान लिया? बोले सर ये हमारे लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करने लगता है। कब काम करता है बच्चा? जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पे बोलो? जब हम एक छोटे से ऑब्जेक्ट को, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ही ले रहा हूँ, आप ध्यान देना। जब हम लोग एक क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट को ला के रखते हैं। बोले सर रखना कहाँ पे है? रखना बच्चा आपको इस कन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर है, या फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है। जितना डिस्टेंस पे आप इधर फोकस मान रहे हो सेम डिस्टेंस पे आप इधर भी फोकस मानना, तो आपका क्या है डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बनेगा, ठीक है? ये अब आप बोलोगे कि सर इसके लिए हम लोग इमेज बना सकते हैं। बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज कैसे बनता है? इमेज बनाने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से एक रेज निकालते हो जो कि सबसे पहले जाता कहाँ है बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाती है और यहाँ पे लेंस के मिडिल में जाती है। यहाँ पे जाने के बाद ये क्या करती है? बोले सर ये फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ये हमेशा कसम खा के पास कहाँ से करती है? फोकस से। बोले ठीक है सर। दूसरी रे के बारे में बताओ। तो सर दूसरी रे हमेशा इसके हेड से आएगी, ऑप्टिकल सेंटर होते हुए चली जाएगी। अब जो रेज बच्चा ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जाती है उसको आप देखोगे तो ये अनडेविएटेड चली जाएगी। तो लेंस से निकलने के बाद एक रिफ्रैक्टेड रे ये है और दूसरी रिफ्रैक्टेड रे ये है। अब आप इस दोनों पे फोकस करोगे, दोनों को थोड़ा सा ठीक से देखोगे बच्चा, तो इस दोनों के लिए क्या होगा? बोले सर दोनों से पूछना पड़ेगा कि आगे चल के कहाँ कट रहे हो।
क्योंकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा तो आगे तो कटेगा नहीं। तो आप सभी जानते हो कि सर पीछे कट जाएगा, और जहां पे कटता है वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे कहाँ कटता है वो थोड़ा सा पॉइंट निकालते हैं, एक बार देखते हैं, देखना, ठीक है नहीं। ये फिर दूसरी वाली रेज इधर जा रही है, तो ये भी कहीं यहाँ पे आके कट जाएगी। नहीं बच्चा लोग, ऐसे बोले सर ये बात तो हम लोगों को समझ में आ चुका है कि ये दोनों ऐसे कट रही है। ऐसे, ठीक है बच्चा। ये अब आप बोलोगे कि सर जहां पे कटती है वहीं पे क्या मिलता है हम लोगों को, इमेज। तो एक बड़ा सा इमेज, ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, इमेज इतना बड़ा सा आपको देखने को यहाँ पे बच्चा लोग मिलता है। बोले ठीक है सर, मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं। तो ऑब्जेक्ट आपका ए बी यहाँ है और इमेज आपका ए डैश बी डैश यहां बनता है। बोले सर ऑब्जेक्ट का साइज बताओ, इसका हाइट मान लो h, तो इसका साइज कितना होगा, h डैश। बोले सर ऑब्जेक्ट को आप कितना डिस्टेंस पे रखे हो, मान लो आप u डिस्टेंस पे रखे हो। इमेज कितना पे बनेगा, इमेज कितना पे बनेगा, वो डिस्टेंस होगा v। लेकिन आप इमेज को क्लियर देखना चाहते हो तो ये v हमेशा d के बराबर होना चाहिए, ठीक है बच्चा। ये तो आपने बना दिया ऐसे। तो सर ये बात तो हमने पीछे ही पढ़ लिया था, इसमें तो कोई जान है नहीं, इसमें तो कोई खास बात हमको लगा नहीं। अब हमको सिर्फ मैग्नीफाइंग पावर निकालने से इंटरेस्ट है, इससे अलावा कोई बात हम लोगों को करना ही नहीं। चलो आ जाओ हम लोग मैग्नीफाइंग पावर को थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चा। आपने क्या बोला कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है, दो एंगल का रेशियो है। अब दोनों एंगल को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, आप थोड़ा सा तरीके से देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा बच्चा लोग, ठीक है नहीं। ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। बोले सर ऑब्जेक्ट कितना है, ए बी, ध्यान से देखना बच्चा लोग, ए बी। अब एक ऑब्जेक्ट को ए बी, आप बिना इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट है अपना ए बी, इसको आपने कितना डिस्टेंस पे रखा, बोले सर डी डिस्टेंस पे। तो इसने आपकी आंखों पे कितना एंगल बनाया, बोले सर इतना एंगल बनाया, अल्फा। इस अल्फा को आप बच्चा यदि 10 अल्फा लिख दो तो आपको कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बोलो, बोले सर परपेंडिकुलर है आपका ए बी जो कि हाइट के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा h बाई डी। चाहो तो आप इस डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इसको आप माइनस में ले सकते हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो ये प्लस है, साइन कन्वेंशन के साथ भी आप चाहो तो लिख सकते हो। बोले सर पहला तो समझ में आया, फिर दूसरा नंबर बात करो बच्चा। बोले सर दूसरा नंबर क्या है कि यदि मान लो इसी ऑब्जेक्ट को आप इंस्ट्रूमेंट के साथ देखते हो तो इस ऑब्जेक्ट के इमेज के द्वारा आपकी आंखों पे जो एंगल बन रहा है, क्योंकि आपकी आंखें तो बच्चा इधर ही है ना, यहां पे है, आपकी आंखें इधर है, आपकी आंखों पे इस ऑब्जेक्ट के इमेज के द्वारा, इमेज कौन है ए डैश बी डैश, इसके द्वारा आपकी आंखों पे कितना एंगल, बोले सर ये तो इतना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों समान है, तो इसका मतलब ये बीटा एंगल है। इसी ऑब्जेक्ट के इमेज को आपने जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ देखा है तो इमेज के द्वारा आपके आंखों पे जितना एंगल बनाया जा रहा है इसी का नाम रखा गया बीटा। तो बोले सर बीटा कैसे निकलेगा, बीटा देखो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल है ए डैश ओ और बी डैश, और एक ट्रायंगल है ए ओ बी। दोनों में से किसी भी ट्रायंगल की यदि आप बात करोगे तो बीटा एंगल दोनों में सेम है। तो हम यहां पे ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, ए बी ओ। तो बच्चा लोग ये कितना हो जाएगा, बोले सर ए, इधर कितना ओ और इधर कितना बी, इसमें ये ट्रायंगल ही बीटा है। बोले सर ये ट्रायंगल बीटा है, तो ये बात हम लोगों को समझ में आया क्या कि हमने इसको कितना डिस्टेंस पे रखा था, बोले सर u डिस्टेंस पे।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है। हाइट कितना है? बोले सर हाइट जो ऑब्जेक्ट का पहले आपका था बिना इंस्ट्रूमेंट का उतना ही हाइट अभी भी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट तो बदलेगा नहीं, इमेज का हाइट बड़ा हो जाता है। तो बोले ठीक है सर रहने दीजिए, ये है। तो बीटा कितना है बच्चा? बोले सर बीटा आपका 10 बीटा के बराबर होगा। और 10 बीटा कितना है? बोले सर 10 बीटा हो जाएगा h/u। बोले क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निगेटिव रख देने में कोई बुराई है? नहीं सर, ये दूसरा इक्वेशन है, आपने दोनों इक्वेशन लिख दिए। अब दोनों इक्वेशन आपको क्लियर समझ में आया बच्चा, तो आपको क्या निकालना है? बोले सर हमको सीधा सीधा मैग्नीफाइंग पावर निकालने में इंटरेस्ट है। और मैग्नीफाइंग पावर बच्चे लोग होता कितना है? बोले सर ये बीटा बाई अल्फा होता है। तो बीटा है कितना बच्चा? बोले सर बीटा तो अपने को मालूम है, कितना बोलो? यहाँ पे है h/-u। और इधर कितना है अल्फा? बोले सर ये है h/-d। h ने h को बच्चा उड़ा दिया होगा, आंसर कितना आया होगा? बोले सर आंसर आया है, मान लो आंसर आया है माइनस से माइनस कटने के बाद d/u। तो आप एक बात समझ गए कि मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप का होता कितना है? बोले सर ये d/u होता है। कितना होता बताओ? d/u होता है। अब बच्चा लोग यदि मैग्नीफाइंग पावर आप समझ गए, तो मैग्नीफाइंग पावर आपको अलग अलग दो केस में पूछा जाता है। बोले क्या केस है सर? पहला नंबर केस नंबर फर्स्ट, कि मान लो कि ये जो आपका इमेज बन रहा है, ध्यान से सुनना, ये इमेज बन रहा है a', b'। इसको जब आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बनवाओगे, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत नजदीक से देखते हैं, तो इसके लिए हमको अपनी आंखों को मीचना पड़ता है, तो आंखों में स्ट्रेस पैदा होता है। तो इसी को बोला जाता है स्ट्रेस कंडीशन। और जब आप इसी ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, बहुत दूर ले जाकर रख दोगे, तो आपकी आंखें उस केस में एकदम रिलैक्स्ड मोड में होगी, तो इसको बोला जाता है रिलैक्स कंडीशन। इसलिए यहां पे दो केस बनता है। एक केस तब जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे बने, और एक केस तब जब इमेज आपका इनफाइनाइट पे बने, और एक केस तब जब इमेज आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बने। तो आप क्या बोलोगे? बोले सर हम लोग इतना बोलेंगे कि दोनों केस को थोड़ा सा समझ लेते, दोनों केस में मैग्नीफाइंग पावर को देख लेते हैं। आ जाओ केस नंबर फर्स्ट, क्या? व्हेन v equal to infinite, when I is strained, जब आंख पे आपके खिंचाव पैदा हो रही है, स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड भी चाहो तो आप लिख सकते हो, स्ट्रेन भी चाहो तो लिख सकते हो, लिखो ये, या इसी को बोलते हैं when final image is formed at least distance of clear vision। यदि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बने, तो बोले सर जब आपने इतना बात बोल ही दिया, तो फाइनल इमेज मतलब v बन रहा होगा कहां पे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन मतलब कैपिटल D पे। लेकिन आप इसमें एक बात देखो बच्चा, जिधर आपका ऑब्जेक्ट है ना, उसी साइड इमेज भी बना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यदि u आप माइनस लोगे, तो इमेज डिस्टेंस v भी आपको माइनस लेना है। बोले ठीक है सर। तो यहां पे आप बात करोगे तो v का जो साइन होगा वो आपका निगेटिव होगा। बोले ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया। तो इस केस में आप u निकालो। बोले सर u कैसे निकलेगा? अरे बच्चा आप लोग जानते हो। बोले क्या जानते हैं? आप लोग जानते हो क्या पता? लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f।
अब आप बोलोगे कि सर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यदि हम ये बात जानते हैं तो 1/v कितना 1/d माइनस 1/u कितना, बोले सर माइनस, इसको यदि आप माइनस लिखना चाहो तो ये माइनस u इक्वल टू 1/f, तो हाँ बोले सर यहां से हमको 1/u का वैल्यू निकालना है, तो ये प्लस हो जाएगा 1/u इक्वल टू कितना 1/f और प्लस 1/d। आप चाहो बच्चा तो यहां से गुना भाग करके आप निकाल सकते हो u का वैल्यू। 1/u कितना होगा, बोले सर ये हो जाएगा df बाय d प्लस f, क्योंकि ये उल्टा है तो उल्टा लटका लो, कितना हो जाएगा df बाय d प्लस f। ये बोले सर हमारा u निकल गया। यदि आपका u निकल गया बच्चा तो आप वैसे ही समझ चुके इस केस में मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा। बोले सर मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, मैग्नीफाइंग पावर अभी आपने निकाला था, कितना आया था d बाय u, तो d तो बच्चा अभी भी ऐसे रहेगा, पर u का वैल्यू इस केस में कितना है, बोले सर ये तो मुझे पता है d प्लस f होगा, तो आप इस वैल्यू को बच्चा यहां रख दो। d ने d को उड़ा दिया होगा तो ऊपर चला गया होगा d प्लस f बाई कितना f। बोले सर आप इस f को क्या करो अलग अलग कर दो, दोनों के डिवाइड में डाल दो, तो एक बाई d प्लस d बाई f आ जाएगा और एक बार f बाई f आ जाएगा। f बाई f कितना 1, तो ये कितना होगा बच्चा 1 को हम पहले लिख देते 1 प्लस कैपिटल d बाई f। तो ये आ गया बच्चा मैग्नीफाइंग पावर किसका, बोले सर ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर है, लेकिन कौन से केस में है, जब आपका फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बन रहा हो तब की बात हो रही है, और तब इतना बना होगा। मुझे बता देना बच्चा, क्या ये बात आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आया है। तो 1 प्लस डी बाई एफ है ना, ये कब बनता है बोलो, ये है वेन v इक्वल टू डी, जब आपका फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर क्लियर विजन पे बन रहा हो, तो उस केस में सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होगा ये होगा बच्चा 1 प्लस डी बाई एफ। आई बात समझ में नहीं, ऐसा। फिर आप बोलोगे कि सर यदि इसका दूसरा केस हम लोगों को देखना हो तो ये भी आसान है, यहाँ पे अपने पास जगह है तो हम लोग इसी को कर लेते, यहीं पे कर लेते हैं, इसी में हम लोग केस नंबर 2 यहाँ मेंशन कर लेते हैं बच्चा, ठीक है नहीं, देख लेना एक बार आप। केस नंबर 2 बोले दूसरा केस क्या है, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट, यदि इमेज हमारा इनफाइनाइट पे बने, या इसी को बोलते हैं फॉर रिलैक्स्ड आईज, एकदम रिलैक्स्ड आईज के लिए, जब आप चाहते ही नहीं कि आपकी आंखों पे कोई भी स्ट्रेस हो इमेज को देखने में, तो उस केस में बच्चा फाइनल इमेज कहां पे बनेगा, बोले सर फाइनल इमेज तो इनफाइनाइट पे बनेगा, तो इस केस में आप एक बार u निकाल लो। बोले सर u कहां से निकलेगा, अरे बच्चा आप जानते हो कौन सा फॉर्मूला बताओ, बोले सर लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला कितना है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ v कितना रखोगे, बोले सर ये तो इनफाइनाइट होगा, माइनस u कितना रखोगे, बोले सर माइनस u होगा, कितना हो जाएगा बोलो 1/f। बोले सर फोकस में माइनस क्यों लगाया, बच्चा कन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा सर 1/u इक्वल टू 1/f। तो इस केस में बच्चा u इक्वल टू आया f। अब इस u इक्वल टू f का आप यूज कर लो, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा, बोले सर मैग्नीफाइंग पावर तो आपने बताया था d/f होगा, सॉरी d/u होगा, ये ना यहाँ पे d/u, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना है d/u, तो आप कितना लिख दोगे इस केस में बताओ, बोले सर इस केस में d/f होगा। तो आपसे यदि किसी ने पूछा कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का कौन सा फॉर्मूला सही है,
तो बच्चा ये दोनों ही फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का ही है, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ज्यादातर बच्चा इसको याद करके फिर इसको छोड़ देता है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा क्या है। यदि वो बोलता है कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने या रिलैक्स्ड आइज के कंडीशन में, तो आंसर ये सही है। और फाइनल इमेज यदि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बने या स्ट्रेस आइज के कंडीशन में, तो आपका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है 1 + d/f। तो बच्चे लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव इसमें बनता है, मैं हर एक ऑब्जेक्टिव को एक मिनट के अंदर आपके सामने रखता हूं, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखना। पहली बात, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सीधा सीधा जवाब, एक कम फोकस लेंथ वाला कन्वेक्स लेंस, एक शॉर्ट फोकल लेंथ वाला कन्वेक्स लेंस। सीधा। बोले सर ये काम कैसे करता है? इसमें किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज देखने के लिए ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना पड़ता है। बोले ये कितना गुना बड़ा इमेज बना सकता है? ये कभी भी 10 से लेके 100 गुना तक इन लार्ज इमेज बना सकता है, उससे ज्यादा बड़ा ये नहीं बना सकता। उससे ज्यादा बड़ा आपको ज्यादा मैग्नीफाइड करना होता है तो अच्छे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कैसे बनाते हैं उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये बात भी आपको समझ में आया कि शॉर्ट फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस, और इसी का नाम रखा जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। काम कैसे करता है? ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखना पड़ता है और जिधर ऑब्जेक्ट है उसके दूसरी तरफ से आपको देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के साइड से देखोगे तो नहीं दिखेगा। बात समझ में आई? फिर आपसे पूछा जाता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा बना हुआ फाइनल इमेज या बना हुआ इमेज कैसा होता है। तो आप खुद समझ सकते हो कि जब कभी भी हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा बच्चा लोग बना हुआ जो इमेज होता है ये हमेशा हमेशा कैसा होता बताओ? बोले सर ये हमेशा वर्चुअल होगा, क्योंकि फोकस के अंदर जब आप रखोगे तो हमेशा इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड बनेगा और इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, खड़ा बनेगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया बच्चे लोग? इतना काम करने के बाद आप सिंपल माइक्रोस्कोप को पूरा समझ चुके हो। अब किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप कमेंट कर लिया करो। ठीक है बच्चा, रखते इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।